अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे द लेक्चर टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एनालिसिस। जब हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस करते हैं अपने डाटा का, तो उसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की का भी एनालिसिस करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को भी फाइंड करते हैं और उसको भी इंटरप्रेट भी करते हैं। लेकिन हम जब इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। उसके अलावा इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स में, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को तो इसका पता होता है, लेकिन जो नॉन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी सोशल साइंस के हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं, जब वो एनालिसिस करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरा मेन मकसद उनके लिए ही है कि ये वीडियो बनाऊं, ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम किस तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से इसकी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डाटा सेट के करैक्टरिस्टिक्स को समराइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब ये जो डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट जो है हमारे पास जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमने सैंपल के थ्रू कलेक्ट किए होते हैं, यानी कि क्वेश्चन ये जो फिल करवाया होता है, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं हम उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। मोस्टली हम जो है वो इसके लिए SPSS एनालिसिस ही यूज़ करते हैं, यानी कि SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम सारे के सारे जो हैं अपने रिस्पॉन्सेज को एंटर करते हैं, अब एक डाटा शीट बन जाती है, यानी कि एक डाटा सेट बन जाता है और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है कि अब हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो यही होता है कि हम लोग इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, ताकि हम अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आए हुए हैं हमारे क्वेश्चंस के या हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के, उनको उनके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर दें कि ये जो रिस्पॉन्स हैं या जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनको समराइज करके एक ऑर्गेनाइज वे में उसको बता दें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है हम इस चीज़ को कहते हैं। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप अपने एज को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में यूज़ कर सकते हैं, अपने डिग्री को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा अपनी एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो वेरिएबल है उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। Now let's have a look on the types of descriptive statistics. अब descriptive statistics में हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से है कि द डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, कि हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेक करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसको शो कर रही होती है। यानी कि हम लोग उसका ग्राफिकली भी देख सकते हैं, हिस्टोग्राम बना के देख सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही। इसके अलावा हम लोग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो है हमारे रिस्पॉन्सेज क्या हमें शो कर रहे हैं, कितने लोगों ने कितना रिस्पॉन्स किया है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज और समराइज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटे को। उसके अलावा सेंटर टेंडेंसी जो है, सेंटर टेंडेंसीज के थ्रू भी हम लोग इसको जो है हमें डाटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। अब इसके अंदर सेंटर टेंडेंसीज में मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन मोड जो है वो सेंटर टेंडेंसी कहलाती है। मतलब वो जो एवरेजेस होती हैं, एवरेजेस ऑफ द वैल्यूज़, उनको हम लोग सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या होता है, वेरिएबिलिटी में आ जाता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके अंदर आ जाती है हमारे पास रेंज आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, उसके अलावा हमारे पास वेरियंस आ जाता है। तो ये हमें बताता है कि हमारा डाटा कितना स्प्रेड है, यानी कितनी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएबिलिटी है, वो कितना स्प्रेड आउट है, वो हमें उनकी वैल्यूज़ जो है वो आपस में कितनी ज़्यादा स्प्रेड हैं, कितनी ज़्यादा उनके अंदर वेरिएबिलिटी है, उस चीज़ के बारे में वो बता रहा होता है हमें। तो हम लोगों के पास ये तीन तरह के एनालिसिस होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जिनको हम लोग यूज़ करते हुए अपने जो है एनालिसिस और अपने जो डाटा है उसका देखते हैं कि उसने किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है और हमें वो वैल्यूज़ क्या बता रही हैं। रिसर्च एग्जाम्पल देख लेते हैं एक के, हम स्टडी करना चाह रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बाय जेंडर। जेंडर के लिहाज से वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं ना, यानी कि मेल और फीमेल जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं अपनी रोज़मर्रा की
ज़िंदगी के अलावा हमने इस चीज़ पर सर्वे करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि पिछले सालों में लोग जो हैं वो कितनी दफ़ा लाइब्रेरी में उन्होंने विज़िट किया, ठीक है, या उन्होंने मूवी देखी है किसी थिएटर में जाकर अपनी फैमिली के साथ या वैसे, या फिर वो उनका जो विज़िट उन्होंने किया है नेशनल पार्क में, ठीक है। ये हमारे 3 जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमने ये 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सर्च करना चाह रहे हैं इस सर्वे में कि लास्ट ईयर्स में जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के, वो लोग इन 3 जगहों पर कितनी दफ़ा गए हैं, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। हम इन 3 चीज़ों को सर्च आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने जेंडर के लिहाज से इसके ऊपर जो है वो करना है, एनालिसिस करना है। अब जो डाटा सेट आएगा वो जो सर्वे जो हमने किया है उससे हमारे पास एक डाटा सेट आएगा जो कि हमारे पास होगी, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगी। अब हम इसके ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए कि हमने ओवरऑल फ्रीक्वेंसी देखनी है भाई एक्टिविटी की, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग वेरिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि स्प्रेडनेस को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्वे एक एग्जांपल थी। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक प्रॉपर एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाके चैनल पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक डाटा सेट है हमारे पास होता है जो हम बनाते हैं, जो हमारे पास डाटा सेट होता है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है कि वो उस डाटा सेट को समराइज करती है जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और उसको नंबर्स में या परसेंटेज में शो कर देती है, यानी कि ओवरऑल डाटा सेट जो बिखरा हुआ है, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि वो एक टेबल की फॉर्म में आ जाता है और हमें परसेंटेज के थ्रू और नंबर्स के थ्रू जो है वो एक चीज़ नज़र आ जाती है सामने कि अगर मेल्स हैं तो कितने परसेंट है और अगर फीमेल हैं तो कितने परसेंट है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट एक ओवरऑल टेबल को देखकर हम ओवरऑल डाटा को स्टडी कर लेते हैं कि इतने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, इतने परसेंट लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, या इतने परसेंट लोग जो है वो ये कर रहे हैं, इतने परसेंट लोगों की एज ये थी जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक प्रॉपर टेबल में हमने एक डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ये फायदा होता है। अब फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाह रहे थे कि मेल और फीमेल के जो रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, वो कितने थे सर्वे क्वेश्चंस में। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ किया, ठीक। तो अब देखें वो जैसे हमने सर्वे किया था कि भाई मूवी लोग कितना देखते हैं या फिर वो कितनी दफ़ा वो जाते हैं जी नेशनल पार्क में जाते हैं या लाइब्रेरी विजिट करते हैं। तो अगर हमने वो वाले सर्वे का डाटा जो है 100 लोगों से कलेक्ट किया, ठीक है, 100 लोगों से हम लोगों ने उस सर्वे का डाटा लिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता उस सर्वे में हमने रैंडमली बस लिया, हमें नहीं पता मेल्स कितने थे उसके अंदर, फीमेल्स कितनी थी। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेल जो थे 37 मेल्स ने उसके रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है, और 63 फीमेल्स ने जो है उस सर्वे के रिस्पॉन्स दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट मोर वुमेन देन मैन और पीपल विल with another gender identity took part in the study, ठीक है। कि हम कह सकते हैं कि मेल्स के मतलब वुमेन्स जो थी एज कम्पेयर टू मेल्स वो ज़्यादा थी सर्वे में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और और वो लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है वो मूवी भी देखती हैं, ठीक है, थिएटर में जाती हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क में भी जाती हैं वॉक के लिए या बच्चों के साथ, उसके अलावा वो लाइब्रेरी भी विजिट करना चाहती हैं, ठीक है। लास्ट ईयर्स में उन्होंने ये काम किए हैं। तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ आप देखें कि हमें एक टेबल के थ्रू पता चल गया कि देखें कि कितने मेल्स थे इसके अंदर, कितने फीमेल्स थे और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी जिनसे हमने क्वेश्चनियर और सर्वे फिल करवाया था, वो थे हमारे पास 100। अब हमारे पास सेकंड मेथड होता है कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी से किस तरीके से पता करते हैं कि हमारा डाटा क्या हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ मीन। मीन जो है आप सबको पता होगा कि मीन क्या होता है कि हमारे पास सारी जो हमारे पास डाटा सेट होता है या सारी वैल्यूज़ की एवरेज, मतलब एक एवरेज बताता है हमें कि ओवरऑल कितनी एवरेज है।
तो एक सम सम कह लें आप कि एक सम होता है जो हमें मीन बताता है, यानी कि ओवरऑल अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो वो 10 वैल्यूज़ को प्लस करेगा और उसको 10 पे डिवाइड करके उसकी एक एवरेज बता देगा कि ये एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो मीन से हम एक एवरेज वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और जो मीडियन इसके अंदर आ जाता है, मीडियन हमें क्या चीज़ शो करता है, मीडियन हमारे पास होती है जो मिड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मीडियन से आपको समझ में आ जाता है, यानी जिस तरह मीन है मोड है, तो अब मीडियन वैल्यू कौन सी होगी, जो कि मिड में आती है, ठीक है। तो हम मिड वाली वैल्यू जो है उसको कंसिडर करते हैं और वो हमारा मीडियन होता है, ठीक। उसके अलावा जो है वो हमारे पास थर्ड आ जाता है सेंटर टेंडेंसी में मोड। मोड होती है हमारे पास जो बार बार रिपीटेड वैल्यू होती है ना, वो एक वैल्यू या दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास मोड होती है। यानी कि अगर आपके पास आप ये कह लें ये आपके पास था 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे आया आपके पास 2 3 हमने कहा और 4 का, ठीक है। अब इसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीटेड वैल्यू थी वो क्या थी कि 1 1 1, ठीक है। हम कहेंगे कि मोड ऑफ द दिस डाटा सेट इज 1, ठीक, यानी मोड जो है इस डाटा सेट का वो क्या है कि 1 है, हम ये कहेंगे। अब जो मीन मीडियन मोड होता है ना, अब इससे जो मोस्टली हम लोग देखते हैं ना, हम यहाँ से सिर्फ मीन की वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं। हम अगर रियल लाइफ डाटा सेट जब भी एनालिसिस करते हैं, ये बात पता नहीं होगी क्योंकि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट दी डाटा यूजिंग मीन मीडियन एंड मोड। तो वो एक गलत चीज़ होती है अगर आप उसको इंटरप्रेट करें। आप सिर्फ उसको मीन के साथ कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड एविएशन को, आप कभी भी उसको ओवरऑल इंटरप्रेट नहीं करते, क्योंकि जब आप डाटा सेट लेते हैं तो आपके पास कोई भी मीडियन वैल्यू नहीं आती, मीडियन आपका हमेशा ज़ीरो रहता है। और जब आप कोई भी आपके पास डाटा सेट होता है, यानी कि जो आपके पास सर्वे का या रिसर्च में होता है, रिसर्च का डाटा सेट होता है, वहाँ पर भी मोड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है, क्योंकि आपके पास अगर आपका डाटा सेट की वैल्यू जो है वो 1 2 2 है, तो वो भी मोस्टली जितनी दफ़ा 1 रिपीट होता है ऑलमोस्ट है कि वो 2 वैल्यू भी उतनी दफ़ा रिपीट हो, तो आपके पास मोड की भी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक। तो हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से एक सेंट्रल वैल्यू जो है उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, एक एवरेज को एस्टिमेट कर लेते हैं डाटा सेट के थ्रू, ठीक है। तो वो हम मोस्टली इस सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स हैं उसमें से सिर्फ मीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो मीन वैल्यू देखी जाती है, इस डाटा सेट की मीन वैल्यू क्या है, क्योंकि मीन वैल्यू जो है वो एक एवरेज बताती है, एक सेंटर बताती है हमें। इन सारी वैल्यूज़ का सेंटर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस डाटा सेट का जो मीन है वो ये है, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड एविएशन के साथ। लेकिन मोड मीडियन और जो मोड है वो और ज़ीरो ही हमें आता है अगर हम कोई भी डाटा एनालिसिस करते हैं, स्पेसेस पे रन करते हैं, कोई भी डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। जब हम लोग नॉर्मल डाटा लेते हैं, यानी कि कोई भी हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं या कोई डाटा ले रहे हैं, तो उसमें हम मीडियन और मोड को लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सर्वे या रिसर्च का कोई डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें मीडियन और मोड ज़ीरो रहता है, ठीक। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर, वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो हमें क्या चीज़ शो करती है, हमें बताती है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस हद तक उसके अंदर वेरिएबिलिटी मौजूद है, यानी कि वो कितनी मिलता जुलता है एक दूसरे से, यानी उसके उसका स्प्रेड आउट कितना, मतलब कि हम लोग ये चीज़ मेजर करते हैं कि इसका फैलाव कितना है हमारे डाटे का, ठीक है। जो हमारे पास रिस्पॉन्स वैल्यूज़ आई हैं उसका उसको हम वो किस तरीके से फैली हुई हैं, ठीक है, उसके स्प्रेड आउट किस तरह से है, कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी रेंज है, मतलब कहाँ से वो शुरू होती हैं और कहाँ तक वो जाती हैं, और वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएबिलिटी है, कितना ज़्यादा उसके अंदर फैलाव है, इस चीज़ को हम लोग मेजर वेरिएबिलिटी की जो मेजर्स हैं उनसे चेक करते हैं। महिला अवेलेबिलिटी में सबसे पहले चीज़ आती है रेंज की। आप लोग रेंज के थ्रू किस तरीके से डाटा देख सकते हैं कि आपका डाटा सेट कहाँ से कहाँ तक है। रेंज से आपको एक चीज़ आपके माइंड में आती है कि किसी चीज़ का बता देना, किसी चीज़ की रेंज बता देना कि ये किस हद तक है, ठीक है। क्योंकि रेंज हमें एक आइडिया देती है आप हाउ फार अपार्ट द मोस्ट एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिव स्कोर्स, आपके किस कहाँ तक आपके एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिव स्कोर्स है, एक आइडिया आपको देती है। टू फाइंड दी रेंज, आपको रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम दी हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उस हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोग जो है
और लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। और रेंज की वैल्यू आपको शो क्या करती है, आपको एक आइडिया देती है कि आपने एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज जो है वो चेक कर लें क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ओवरऑल स्केल जो है वो रेट किया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि हमने रेट किया हुआ है कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री, या फिर कह लें कि नॉट एग्री। एक आपने एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, एटीट्यूडनल स्केल बनाया हुआ है। अब एटीट्यूडनल स्केल में आपकी रेंज की वैल्यू क्या होगी, सबसे आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं इसके अंदर। जब आप उसको एंट्रीज करते हैं उसकी, तो आपके पास वैल्यूज होंगी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो रेंज आपको कैसे पता चलेगा, अगर 5 में से माइनस कर देंगे 1 को तो क्या आपके पास आएगा 4, यानी कि आप कह लें कि आपका आइडिया आप ले लेते हैं कि मोस्ट एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिव स्कोर्स जो हैं वो हमारे पास 4 के आएंगे। तो कि इन अ प्रैक्टिकल वे आपको मैं कह दूं कि वो हम एक्चुअली में नहीं हम कह सकते कि हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इस क्वेश्चन के 4 ही आए होंगे, हो सकता है हमें 1 आए हों, क्योंकि वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, नॉट द वैल्यू ऑफ द रेंज। इसलिए जब भी हम लोग इंटरप्रिटेशंस करते हैं तो हम रेंज की वैल्यू को नहीं देखते कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, क्योंकि हम इससे इंटरप्रिटेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आता है हमारे पास वेरियंस। वेरियंस का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरियंस हमें क्या बताता है, वेरियंस हमें बताता है कि किस तरीके तक जो है वो डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी है, डाटा कितना किस हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। वेरियंस रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ स्प्रेड इन द डाटा सेट, यानी कि वो डिग्री ऑफ स्प्रेड को बताता है कितनी इसके अंदर वेरिएबिलिटी है, कितना फैलाव है डाटे का सेट का, इसके अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वेरियस हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, जितने ज़्यादा स्प्रेड होगा डाटा का उतने ज़्यादा आपके पास वेरियंस होगा, ठीक है, इन रिलेशन टू द मीन। अब इसको मीन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। वेरियंस ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि वेरियंस अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगा जो है, वेरियंस का स्क्वायर रूट जो है वो एज कंपेयर टू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वेरिएंस को नहीं देखते अपने डाटा सेट में, हम लोग जो वैल्यू देखते हैं मोस्टली वो देखते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखते हैं। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ना, वो हमें क्या चीज़ शो करती है, वो हमें एवरेज अमाउंट बताती है वेरिएबिलिटी की इन योर डाटा सेट, कि किस हद तक आपके डाटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी है। इट टेल्स यू ऑन एवरेज हाउ फार ईच स्कोर लाइज फ्रॉम द मीन, मतलब किस तरीके से आपकी जो वैल्यू है, हर वैल्यू जो है वो आपके मीन से डिफरेंट है या आपके मीन से मिलती जुलती है। जितनी ज़्यादा आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन होगी उतना ज़्यादा आपके डाटा सेट के अंदर जो है वो वेरिएबिलिटी मौजूद होगी। तो आप तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि अगर हमारी स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू कम है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि हमारा डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी कम है, हमारा डाटा जो है वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ हुआ। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, यानी आप कह लेंगे 1 के राउंड अबाउट हो, यानी कि 2 में ना आ जाए, तो उतना ज़्यादा आपका डाटा सेट जो है वो ठीक होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ठीक हैं, लोगों ने आपको एक अच्छे वे में रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इसके अंदर कोई भी एंट्रीज जो हैं वो गलत तरीके से नहीं की गई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम इसको कंपेयर करते हैं मीन के साथ कि मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से को देखते हैं। अगर दोनों की वैल्यू जो है अराउंड अबाउट 1 तक आए, 1.8 तक जाए, तो हम कह लेते हैं कि भाई हमारे स्टैंड दोनों के वैल्यूज ठीक हैं और हमारा जो डाटा है वो अच्छा है, ठीक है, अच्छे रिस्पॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो डाटा की वेरिएबिलिटी है वो भी कम हो, और जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी ज़्यादा हमारा डाटा सेट जो है वो ठीक होगा। उम्मीद है कि आज आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लोग देखते हैं। अब मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई कौन सी वैल्यू को हम देखें। अब हम जो वैल्यू हमने नहीं भी देखनी होती थी हम उसको भी देख लेते थे, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो था वो गलत इंटरप्रेट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें मैटर नहीं करती उस डाटा सेट के अकॉर्डिंग, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग या सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग। तो आप किन चीज़ों को देखें, तो वो चीज़ मैंने कोशिश किया कि मैं उसको बता दूं कि आप इन वैल्यूज़ को देखिए और इन वैल्यूज़ की रेंज जो है वो यहाँ तक हो तो ही आपका डाटा जो है वो ठीक तरीके से इंटरप्रेट होता है और अच्छा होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।